नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 26वां कारगिल विजय दिवस, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने शहीदों को किया नमन। ऑपरेशन विजय की 26वीं वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। द्रास में कारगिल विजय दिवस पर आर्मी चीफ ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आर्मी चीफ बोले, ऑपरेशन सिंदूर से पाक को सीधा संदेश। झालावाड़ हादसे पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने पीड़ित परिवार को चेक ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। पूर्व सीएम की गोद में सिर रखकर रोए परिजन। जयपुर में सीएम ऑफिस एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मेल किया। लिखा, 1-2 घंटे में दोनों जगहों पर धमाके होंगे। बिहार के गयाजी में होमगार्ड भर्ती के लिए आई लड़की से एम्बुलेंस में गैंगरेप। गयाजी में फिजिकल के दौरान हुए बेहोश। 13 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हाईवे बंद। हिमाचल में 700 से ज्यादा मकान दुकान जमींदोज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 26वां कारगिल विजय दिवस। और आपको वतन की मिट्टी को लहू से सींचकर जो अमर हो गए हैं, आज देश उन्हें सैल्यूट कर रहा है। आज 26 जुलाई है, कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ। देश भर में आज शौर्य, साहस और बलिदान की मिसाल बने उन जाबाजों को याद किया जा रहा है जिन्होंने 1999 की गर्मियों में हिमालय की ऊंचाइयों पर दुश्मन को शिकस्त दी और तिरंगे को गर्व से लहराया। उत्तराखंड की वीरभूमि भी इस गौरव गाथा में पीछे नहीं रही। नैनीताल में कारगिल शहीद कैप्टन राजेश अधिकारी को श्रद्धांजलि अर्पित कर लोगों ने उनके बलिदान को नमन किया। वहीं हरिद्वार में शहीद परिवारों को सम्मानित कर उन्हें गर्व का एहसास दिलाया गया। देहरादून के गांधी पार्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो हल्द्वानी के शहीद पार्क में भी देशभक्ति की भावना चरम पर दिखी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी में आयोजित समारोह में शामिल होकर कारगिल शहीदों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया। इसके अलावा देश के सबसे बड़े प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित हुए, जहां लोगों ने स्थानीय कारगिल शहीदों के स्मारक स्थलों पर पहुंचकर सभी शहीद जवानों के प्रति कृतज्ञता जताई। यही नहीं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायगढ़ हो या बिहार की राजधानी पटना में भी कार्यक्रम आयोजित हुए। तो आज पूरा भारत एक साथ एक सुर में कह रहा है, अपने शहीदों पर नाज है, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। कारगिल सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये भारत की जिजीविशा, जज्बे और जाबाजी की कहानी है, जिसे आने वाली पीढ़ियां भी सलाम करेंगी। उनका उद्बोधन बहुत ही सम्मान और बहुत ही स्वागत और अभिनंदन के साथ की अजरों से ऊपर रहे मातृभूमि। एक पेड़ यहाँ मैडम उत्तर प्रदेश के शेरों ने 1999 में हिमालय की चोटियों पर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे और लखनऊ की शहीद
तो आज देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, शहीदों को नमन किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरिद्वार से मनोज कश्यप और भोपाल से सुनील मालवी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करते हैं हरिद्वार का। हरिद्वार से मनोज हमारे साथ हैं। मनोज, आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, 26वीं वर्षगांठ है। आज देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तमाम प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो आज, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, सभी ने आज शहीदों को नमन किया है। फिलहाल वहां जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वहां से क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, जरा वो दर्शकों को बताइए मनोज। बिल्कुल। 1999 में जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ में भारत का युद्ध हुआ था और उसके बाद भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की थी, कारगिल का एक बड़ी जीत थी। तो आज उसी दिवस को यहाँ पे आज बड़े सम्मान के रूप में मनाया जा रहा है। तमाम जो शहीद के जो परिवार थे यहाँ पे उनको सम्मानित भी किया गया जिलाधिकारी के द्वारा। आज तमाम जो लोग शहीद हुए थे कारगिल युद्ध में उनको सभी को सम्मानित किया गया। और यहाँ पे जिलाधिकारी भव्य दीक्षित ने इस बात को भी कहा है कि सबसे पहले उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, उनका मान सम्मान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिन लोगों ने इस युद्ध में जो है शहादत दी थी, तमाम युद्ध की जो बातें थी आज उनको सबके सामने एक मंच के माध्यम से रखा गया। उन तमाम शहीदों को याद किया गया जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए थे देश के ऊपर किस तरीके से सभी जो यहाँ पे योद्धा थे अपने परिवार जो यहाँ पे जो युद्ध करते हुए वो भूमिगत को जो है वीरता को उन्होंने अपनी शहादत भी दी थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे आज एक जो कार्यक्रम था वो यहाँ पे रखा गया था। इसमें जो तमाम विभाग थे वो यहाँ पे शामिल हुए थे। अहम बात ये थी कि जो एनसीसी के जो छात्र थे उनको भी इसमें शामिल किया गया था, उनको भी तमाम ये कथा वो गाथा सुनाई गई किस तरीके से वीरता को यहाँ पे जो छात्र थे उनके सामने रखा गया। तो तमाम बातें यहाँ पे छात्रों को बताई गई, उनको जागरूक भी किया गया। खास तौर से आज जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा था उसके बारे में भी यहाँ पे छात्रों के सामने जिक्र किया गया क्योंकि हमने बीते दिनों देखा था कि यहाँ पे सरकार के द्वारा कहा गया था कि जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर है उसको जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसलिए तमाम जो एनसीसी के छात्र थे उनके सामने ये यहाँ पे तमाम जो वीरता की गाथा थी वो यहाँ पे उनको बताई गई। यहाँ पे जो शहीद थे उनके परिवारों को यहाँ पे सम्मानित भी किया गया। जी बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ भोपाल से सुनील मालवी भी जुड़े हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सुनील, देखिए आज का दिन बेहद खास है। आज हर जगह शहीदों को नमन किया जा रहा है, उनके परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है। फिलहाल वहां से भोपाल से क्या अपडेट है सुनील? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से आज बड़ा एक जो है कारगिल जो दिवस है बड़े जो शौर्य स्मारक के वहां पर मनाया गया। और जो शहीद जिन्होंने जो कारगिल का जो युद्ध हुआ था उस समय जो सैनिक है हमारे, जो सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको आज सभी लोग नमन कर रहे हैं। और उनके जो है जो उनकी जो तस्वीर है, तस्वीरों पर पुष्प और माला से उनका अर्पित कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि इस वक्त जो हमारे देश के जो सैनिकों ने जो बलिदान दिया था उसकी वजह से उन लोगों को आज याद किया जा रहा है। और पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में आज जो है कि बड़े तरीके से आज इनका जो मनाया जा रहा है। जी ठीक है सुनील, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कानपुर से सारिका गुप्ता भी जुड़े, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सारिका, आज का दिन देखिए हर कोई अपने तरीके से शहीदों को याद कर रहा है। आज अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है प्रदेश भर में, चाहे देश भर की हम बात करें, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति सभी ने आज शहीदों को नमन किया है। आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ से क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है सारिका? बिल्कुल, मैं बता दूं कानपुर शहर में भी एक भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था शहीदों की याद में। जैसा कि कहा गया था कि कारगिल दिवस में बहुत सारे जवान शहीद हुए थे, उन्होंने अपने शौर्य की कथाएं लिखी थी। और उसके बाद बहुत से ऐसे जवान थे जो आज भी हमारे बीच हैं। और कहीं ना कहीं 26 वर्ष पूरे होने के मौके पर आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और जो जवानों की जो शहीद जवान ज्योति है या फिर और भी स्मारकें हैं वहां पर लोग पहुंचे हैं और काफी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और इसी में भारतीय जनता पार्टी के जो कानपुर शहर के वरिष्ठ नेता हैं, जो विधायक हैं, उन लोगों ने एकजुट होकर कारगिल पार्क है कानपुर शहर में, वहां पर पहुंचकर शहीदों को याद करा, उनको नमन करा। और कहीं ना कहीं जो जवान रहे हैं उनको याद करने के साथ साथ जो अभी इस समय के जो उनके परिजन हैं उनको वहां पर बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया, क्योंकि उनकी कथाएं और उनकी जो गाथाएं हैं वो कोई भी नहीं भूल सकता है। बाकायदे कानपुर शहर में जितने भी स्मारक हैं क्रांतिकारियों या फिर शहीदों की, वहां पर सभी लोग पहुंचे थे और सभी लोगों ने
माल्यार्पण पुष्पांजलि करते हुए नमन किया है और साथ ही उनके परिजनों को सम्मानित करने का जो कार्यक्रम है वो कानपुर शहर में किया गया है। बिल्कुल सारिका, और देखिए आज खुद सीएम योगी की तरफ से कहा गया है कि वीर सपूतों को याद करने का आज का दिन है और आज का दिन पूर्ण रूप से उनको समर्पित है। हमारे साथ देहरादून से शिव नारायण भी जुड़े, हम उनसे भी अपडेट लेते हैं। शिव नारायण, देहरादून में क्या कुछ रहा आज? जिस तरीके से पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, इस कारगिल विजय दिवस में जो हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया था, वो जो उनकी संख्या थी 526 थी। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के 75 जो जवान थे वो शहीद हुए थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया था। और यहाँ पे आज उसमें पूरे देहरादून में अलग अलग स्थानों पर सब जगह उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और साथ ही साथ जो उनके परिजन हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। और अब बात करें धामी सरकार की, तो धामी सरकार ने भी आज यहाँ पूर्व सैनिकों के लिए और जो शहीद बलिदान दिया था उनके परिजनों को लेकर के कई घोषणाएं भी की हैं, जिसमें उन्होंने जो परमवीर चक्र की राशि थी पहले 1 करोड़ थी, यहाँ पे जो उत्तराखंड के अंदर जो 50 लाख होती थी अब उसको 1.5 करोड़ कर दिया गया है। वहीं जो बलिदान जो शहीद होते हैं उनको पहले 10 लाख मिलते थे, तो अब 50 लाख की राशि बढ़ा दी गई है। और साथ ही साथ नैनीताल और चमोली में वहाँ पे इन्होंने एक हॉस्पिटल और दूसरा उनका विश्राम गृह भी बनाने की घोषणा की है। और मैं ये बताना चाहूँगा जिस तरीके से उत्तराखंड की जो भूमि है वीरों की भूमि कही जाती है और यहाँ पे हर 12वां जो यहाँ पे 12वां अधिकारी होता है वो उत्तराखंड का होता है, क्योंकि यहाँ पे IMA है। IMA से जो पास आउट होता है, जब वहाँ पे जो अधिकारी निकलते हैं तो वहाँ पर जो 12वां अधिकारी होता है उत्तराखंड का होता है। और सैनिकों की बात करें तो हर 5वां सैनिक उत्तराखंडी निकलता है। और वैसे ही बात करें इनकी गाथाएं सुनी जाएं तो गाथा सुनने में, जब आप गाथा सुनेंगे तो आपका सीना आप रो पड़ेंगे। लेकिन जब उनकी वीरता की बात करेंगे तो वीरता की बात से जब आपका जो सीना है गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल, आज का दिन भारत के महान वीर सपूतों को याद दिलाने का है और इस दिन भारत ने ऑपरेशन विजय को पूर्ण करते हुए पाकिस्तान को धूल चटाकर दुनिया को हैरान कर दिया था। तो हम भारत के उन वीर सपूतों को नमन करते हैं। और चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विनोद गुप्ता भी जुड़े हैं, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। विनोद, जिस तरीके से आज देश भर में आज शहीदों को याद करने के लिए कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहां के कार्यक्रम में क्या कुछ रहा, जरा वो दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज 26वां जो दिवस मनाया जा रहा है, शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि जो 1999 में 2 महीने का जो युद्ध चला था और हमारे जवानों ने अपनी शहादत देखकर भी उस युद्ध में विजय पाई थी, और उसी को याद करते हुए आज 26वां विजय दिवस मनाया जा रहा है। उसको लेकर हरियाणा, पंजाब में अलग अलग जगह पर प्रोग्राम भी हुए हैं। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ के अंदर एक प्रोग्राम में खुद मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और उन शहीदों को याद किया जिन्होंने देश के कारगिल युद्ध के अंदर जो है अपना बलिदान भी दिया और अहम भूमिका भी निभाई थी। हरियाणा के अंदर भी अलग अलग इस जगह पर इस तरह के प्रोग्राम भी आयोजित किए गए थे। इतना जरूर कि हर कोई, चाहे वो आम हो या खास हो, आज के दिन उन कारगिल के उन जवानों को याद कर रहा है और याद भी कर रहा है, साथ साथ उस दिन को भी याद कर रहा है जिस तरह से माहौल था उन कारगिल के समय में। और आम जनता भी जो कह रही थी कि हम लोग भी तैयार है, और आज भी शायद आज भी वही जज्बा, वही चीज आम लोगों में भी है और उन जवानों में भी है जो उस समय था। जी बिल्कुल, आज के दिन शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनके परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है। इसी को लेकर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है और तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस पर सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी ने आज कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आज का दिन भारत के महान वीर सपूतों को याद करने का दिन है। इसी दिन भारत ने ऑपरेशन विजय को पूर्ण करते हुए पाकिस्तान को धूल चटाकर दुनिया को हैरान कर दिया था। और
रायपुर से हमारे संवाददाता विकास गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, जिस तरीके से आज 25वीं वर्षगांठ पर वीरों की कुर्बानी को सलाम किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है वहां के कार्यक्रम से जुड़ा? विकास जी, मैं आपको बता दूं, आज दिन है 26 जुलाई 2025 और पूरे केवल रायपुर में नहीं पूरे देश में शहीद कारगिल दिवस विश्व विजय कारगिल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हम रायपुर राजधानी रायपुर में जयस्तंभ चौक में भी कैंडल मार्च के निकाला जाएगा अभी शाम को, और अभी गांधी मैदान में श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, शहीदों को नमन किया जा रहा है, परिजनों को राइफल दे के सम्मानित किया जा रहा है। और केवल कारगिल में जो युद्ध में शामिल हुए थे केवल उन्हीं को नहीं, उसके अलावा भी जो भी जवान शहीद हुए थे सभी के परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है। और यहाँ तमाम विधायक सांसद सब उपस्थित है। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, साथ ही उनके परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। और अब खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां मौला बाकीपुर फीडर की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। पेड़ गिरे हैं और तार टूटे, जिसके चलते 12 पोल टूटे हैं। कई गांवों में अंधेरा छाया है, ग्रामीण इसको लेकर परेशान है। तो भीषण गर्मी में बिजली संकट गहराया है, सिंचाई और घरेलू कार्य ठप हो गए हैं। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग को इसकी सूचना दी है। बिजली विभाग ने मरम्मत का काम शुरू कर दिया है और साथ ही जल्द बहाल होगी आपूर्ति, विभाग की तरफ से कहा गया है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भीषण गर्मी में बिजली संकट गहराया, सिंचाई और घरेलू काम ठप हो गए हैं। तो फिलहाल बिजली विभाग की तरफ से मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग को सूचना दी, जिसके बाद विभाग की तरफ से मरम्मत का काम शुरू किया गया और साथ ही कहा गया कि जल्द बहाल होगी आपूर्ति। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौला बाकीपुर फीडर की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। करीब 12 पोल टूटे हैं। कई गांव में अंधेरा छाया है, इसको लेकर ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद विभाग की तरफ से मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है और साथ ही कहा गया कि जल्द बहाल होगी आपूर्ति। तो नाव से खबर आपको बता रहे हैं। जहां बिजली विभाग ने फिलहाल मरम्मत का काम शुरू कर दिया है और साथ ही कहा गया कि जल्द बहाल होगी आपूर्ति। तो नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौला बाकीपुर फीडर की बिजली आपूर्ति ठप हुई है। कई पेड़ गिरे, जिसके चलते करीब 12 पोल टूटे हैं। तो कई गांव में अंधेरा छाया है, इसको लेकर ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को इसकी सूचना दी। तो भीषण गर्मी में बिजली संकट गहराया है। फिलहाल विभाग की तरफ से मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकुर जुड़ चुके हैं। अंकुर, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि करीब 12 पोल टूटे हैं, बिजली विभाग की तरफ से मरम्मत का काम तो शुरू कर दिया गया, लेकिन अभी कितना समय लगेगा? पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर? जी, बताना चाहूंगा कि हसनगंज विद्युत विभाग से जब इस विषय में बात हुई तो उन्होंने बताया कि लगभग 2 से 3 दिन लगेगा जो भी ये नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करने में, और जो पोल टूटे हैं इनको कागजी कार्रवाई कर दी गई है। जिला स्तर से जब पोल मिलेंगे तब ये पोल लगेंगे। देखा जाए कहीं ना कहीं ये वन विभाग की घोर लापरवाही है कि रोड के किनारे जो सरकारी पेड़ खड़े रहते हैं इनको समय रहते अगर छांट दिया जाए, इनकी छटाई कर दी जाए, या जो बड़े हो गए उनको काट दिया जाए तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो ना हो। देखा जाए कहीं ना कहीं जनहानि भी हो सकती थी। सुबह 3 बजे का कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था इसके चलते। अंकुर हुआ और उस तार पे गिरा, और एक तार पे गिरने के बाद एक पोल लगातार 12 पोल टूट गए और लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव इस विद्युत आपूर्ति से बाधित होंगे। और इस भीषण गर्मी में लगातार जहां विद्युत की आपूर्ति के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है कि सभी को लाइट पूरे 18 घंटे मिले, उसके बावजूद अब ये 3-4 दिन भीषण गर्मी में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए लापरवाही का ही एक नतीजा है। जी, तो जिस तरीके से भी 3-4 दिन का समय लगेगा, इसको लेकर क्या ग्रामीणों के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्थाएं की गई हैं? नहीं, विभाग के द्वारा अभी कोई फिलहाल व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन जेई हसनगंज के द्वारा बताया गया है कि हम कुछ एक अल्टरनेट व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे कि गांव में एक विद्युत आपूर्ति पहुंच सके। ठीक है अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं जहां फिलहाल विद्युत विभाग की तरफ से मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर बांदा से है जहां 6 वर्षीय मासूम के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया है। तो फिलहाल तत्काल मौके पर पहुंचे पुलिस वाला अधिकारी बच्चे को गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा बच्ची का इलाज जारी है। तो बच्ची के बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया। पूर्व परिचित व पड़ोसी निकला दुष्कर्म का आरोपी। पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी ने फायर भी किया। तो पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने कस्टडी में इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा है। तो मामला देर रात कालिंजर थाना क्षेत्र का है। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं जहां पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी ने फायर किया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। पकड़ने गई पुलिस पर आरोपी ने फायर किया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला देर रात कालिंजर थाना क्षेत्र का है। छह वर्षीय मासूम के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया है। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं। जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा बच्ची का इलाज किया गया। देखिए, आज दिनांक 25 जुलाई को शाम करीब 5 बजे के आसपास कालिंजर थाना क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक 6 वर्षीय बालिका के साथ पड़ोसी पूर्व परिचित व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है। ये सूचना मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। बच्ची का बेहतर इलाज करने हेतु मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर डॉक्टरों की टीम द्वारा बच्ची का इलाज किया जा रहा है। इसमें जो आरोपित व्यक्ति है वो पूर्व परिचित है और पड़ोसी व्यक्ति है। उसको पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। उसके पैर में गोली लगी है, उसको भी जिला अस्पताल लाया गया है। इसमें बच्ची की स्टेबल कंडीशन अभी बताई जा रही है डॉक्टरों द्वारा। उसके बेहतर इलाज हेतु कानपुर रेफर किया गया। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बांदा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ एक वैसी दरिंदे ने दुष्कर्म किया। हालांकि पुलिस ने जाकर के युवक को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, जहां पुलिस पर फायरिंग की है युवक ने, और मौके पर पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षा में फायर करते हुए आरोपी के पैर में गोली मारी है और मुठभेड़ के बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि आरोपी के पैर में गोली लगी है और आरोपी को जिला अस्पताल भेजा गया है। वहीं पीड़िता को पहले जिला अस्पताल लाया गया और यहां से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
जहां हालत गंभीर होते हुए वहां अच्छे इलाज के लिए कानपुर भेजा गया है, वहीं आरोपी का इलाज यहाँ जिला अस्पताल में किया जा रहा है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि लगातार हो रही इस तरह की तमाम अमानवीय घटनाओं पर आखिर कब रोक लगेगी। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अपराधी बेखौफ होकर के इस तरह के अपराध करते नजर आ रहे हैं। आखिर योगी सरकार में ऐसे अपराधियों पर कब लगाम लगेगी, ये कुछ कह पाना मुश्किल है। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर अयोध्या से है, जहां रामनगरी में शुरू हुआ पीडीए का महासम्मेलन। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद मौजूद रहे। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे के साथ सपा नेता भी मौजूद रहे, तो दीप जलाकर सपा का झंडारोहण किया गया। सांसद अवधेश प्रसाद ने कार्यक्रम का आगाज किया है। बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। 2027 में चुनाव में एकजुट रहने का संदेश दिया। सपा के कार्यालय गुलाबबाड़ी में शक्ति प्रदर्शन किया गया। सपा के कार्यालय गुलाबबाड़ी जुलूस निकाला गया है। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सांसद अवधेश प्रसाद ने इस कार्यक्रम का आगाज किया। तो बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सपा के कार्यालय गुलाबबाड़ी से जुलूस निकाला गया। 2027 में चुनाव में एकजुट रहने का संदेश इस कार्यक्रम के जरिए दिया गया है। सपा के कार्यालय गुलाबबाड़ी में शक्ति प्रदर्शन किया गया। रामनगरी में शुरू हुआ पीडीए का महासम्मेलन। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शुरू हुआ पीडीए का महासम्मेलन। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें, सांसद अवधेश प्रसाद ने इस कार्यक्रम का आगाज किया और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो 2027 में चुनाव में एकजुट रहने का संदेश दिया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर एटा से है, जहां भाई ने ही चलाई गोली, मां और बेटा घायल हुए हैं। पत्ता फेंकने के विवाद में गोली मारी। अमर सिंह ने भाभी और भतीजे को निशाना बनाया। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को फिलहाल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। तो सीओ सदर संजय सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। थाना पिलुआ क्षेत्र के करमपुर धर्मपुर की यह घटना आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो थाना प्रभारी की तरफ से ये बात कही गई है। फिलहाल सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो सीओ सदर संजय सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की। तो मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई होगी। एटा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाई ने ही चलाई गोली और मां और बेटा घायल हुए हैं। पत्ता फेंकने के विवाद में गोली मारी। तो घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
और अब खबर बरेली से है, जहां पुलिस को देर रात बड़ी सफलता मिली है। बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। हाईवे पर चेकिंग के दौरान पुलिस से मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, तो फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरों को दबोच लिया गया। एक बदमाश फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो पकड़े गए आरोपी अवधेश सिंह और विष्णु कश्यप हैं। दोनों फतेहगंज पश्चिमी के गांव सतुइया के रहने वाले हैं। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फरार हुए आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और जो घायल हुए हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देर रात पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरों को दबोच लिया गया। एक बदमाश फरार है, पुलिस तलाश में जुटी हुई है। तो पकड़े गए आरोपी अवधेश सिंह और विष्णु कश्यप हैं। दोनों फतेहगंज पश्चिमी के गांव सतुइया के रहने वाले हैं। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां देर रात पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। आज दिनांक 25/26 जुलाई की रात्रि में थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली की पुलिस व बदमाशों के मध्य हुई मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम अवधेश सिंह सनाब स्वर्गीय विक्रम सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सतुइया पट्टी थाना फतेहगंज पश्चिमी व विष्णु कश्यप सनाब सुरेश कश्यप उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम सतुइया पट्टी हाल निवासी सूर्य विहार कॉलोनी कर्मचारी नगर थाना इज्जत नगर जिला बरेली है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ फायरिंग में अवधेश सिंह के दाएं पैर में गोली लगी है। और अब बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के पास सिर्फ 10 शव वाहन, 6 जिलों में एक भी शव वाहन नहीं उपलब्ध है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला व उप जिला अस्पतालों की हालत चिंताजनक है। शासन ने सीएमओ को वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो देहरादून हरिद्वार में सिर्फ एक शव वाहन ही मौजूद है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली में थोड़ा बेहतर स्थिति मिली है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुलती, वाहन व्यवस्था, अस्पतालों में शव वाहन न होना मानवता पर सवाल है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवनारायण जुड़ चुके हैं। शिवनारायण, जिस तरीके से ये शव वाहन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के जितने वादे किए जा रहे हैं उनकी पोल खोलते नजर आ रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ जांच हुई है? जांच में क्या निर्देश दिए गए हैं? हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में जो सब वाहन हैं वो सिर्फ 10 ही हैं कि इन जिलों में 2-2 वाहन है, किसी में कई जिलों में 1-1 वाहन है। तो इसी को लेकर शासन ने आदेश दिए हैं कि हर जिले में एक सब वाहन होना चाहिए, क्योंकि जब किसी का जो मरीज होता है वो अंतिम उसमें चला जाता है, लेकिन उसको सब वाहन नहीं मिलता तो बहुत उस समय पर बहुत पीड़ा होती है। ऐसे में देखते हुए शासन ने निर्णय लिया कि सभी जिलों में एक जो सब वाहन है वो देने के निर्देश दिए हैं। जी ठीक है शिवनारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जिला व उप जिला अस्पतालों की हालत बेहद चिंताजनक है। फिलहाल शासन की तरफ से सीएमओ को निर्देश जारी किए गए हैं और जल्द ही वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश सीएमओ को दिए गए हैं। तो देहरादून, हरिद्वार में सिर्फ एक शव वाहन ही मौजूद है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली में थोड़ा बेहतर स्थिति है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर कैथल से है, जहां परीक्षार्थियों के लिए विशेष बस सेवा की तैयारी है। उपायुक्त एसपी ने किया बस स्टैंड का औचक निरीक्षण।
बस आवागमन व्यवस्था का जायजा लिया है। अधिकारियों को दिए परीक्षा समय में विशेष ध्यान के निर्देश। तो अभ्यर्थियों की सुविधाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने पर बस स्टैंड पर भी बल दिया गया और साथ ही बस स्टैंड पर सुरक्षा व व्यवस्था का निरीक्षण किया गया है। तो परीक्षा के दौरान जनता से सहयोग की अपील भी की गई है। कैथल से खबर आपको बता रहे हैं, कैथल से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां परीक्षा से पहले फिलहाल बस स्टैंड व सुरक्षा को लेकर निरीक्षण किया गया। परीक्षा के दौरान जनता से सहयोग की अपील की गई है। तो परीक्षार्थियों के लिए विशेष बस सेवा की तैयारी है। कैथल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उपायुक्त एसपी ने बस स्टैंड का औचक निरीक्षण किया है। बस आवागमन व्यवस्था का जायजा लिया। कैथल से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। परीक्षा के दौरान जनता से सहयोग की अपील की गई है। परीक्षार्थियों के लिए विशेष बस सेवा की तैयारी है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर देहरादून से है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में खुलेगा पुनर्वास केंद्र। दिव्यांगजनों को एक ही स्थान पर मिलेंगी सभी सुविधाएं। सविन बंसल की पहल से बड़ी राहत मिली है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रमाण पत्र से कृत्रिम अंग तक सब कुछ एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलेंगी। समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। तो फिजियोथेरेपी और काउंसलिंग भी उपलब्ध होगी। डीडीआरसी केंद्र से दिव्यांगों को नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। देहरादून बना दिव्यांगजनों के लिए सुविधा का हब। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में खुलेगा पुनर्वास केंद्र। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में खुलेगा पुनर्वास केंद्र। समावेशी स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। फिजियोथेरेपी और काउंसलिंग भी उपलब्ध होगी। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां झमाझम बारिश से गिरा कच्चा मकान गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई है। मकान में 6 लोग दबे हैं, जिनको बाहर निकाला गया है। घायलों को पहुंचाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। रामानुजगंज के वार्ड क्रमांक 13 में कच्चा मकान गिरा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। रामानुजगंज थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां झमाझम बारिश से कच्चा मकान गिरा। इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है। वहीं परिवार के कई लोग इसके मलबे में दबे, जिसके बाद इस हादसे के बाद उन्हें बाहर निकाला गया और फिलहाल सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं।
और अब खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर देखने को मिला है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में 24 घंटे में भारी बारिश और बाढ़ की संभावना जताई है। दुर्ग, अंबिकापुर, बिलासपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। बस्तर समेत पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया। तो ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। 24 घंटों में भारी बारिश और बाढ़ की संभावना जताई गई है। दुर्ग, अंबिकापुर, बिलासपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो बस्तर समेत पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया गया। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। दुर्ग, अंबिकापुर, बिलासपुर में रेड अलर्ट जारी। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और ये रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, भारी बारिश और बाढ़ की संभावना जताई गई है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, 24 घंटों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया है। 24 घंटों में भारी बारिश और बाढ़ की संभावना जताई गई है। आपको बता दें, दुर्ग, अंबिकापुर और बिलासपुर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और बस्तर समेत पूरे प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है और आगे भी मौसम विभाग की तरफ से बारिश और बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है।
छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में मौसम विभाग की तरफ से बारिश और बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग की तरफ से छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नवनिर्मित यूपी लखनऊ कैंपस का भव्य उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकी विश्वविद्यालय कैंपस होगा, जो आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा तय करेगा। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह सिंधु ने कहा कि लोगों की प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक रही है और ये कैंपस विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश की भूमिका को और मजबूत करेगा। उन्होंने बताया कि कैंपस में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है और अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से साझेदारी कर छात्रों को इंडस्ट्री रेडी माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है। ये संस्थान छात्रों के लिए नवाचार और उत्कृष्ट शिक्षा का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। राज्य को भारत में AI शिक्षा और अनुसंधान में हमने दुनिया से हाथ मिलाना सीखा है। हमने भारत से सीखा है। इंडस्ट्री को नई पहचान देने वालों से इंडस्ट्री ने अपनी पहचान बनाना सीखा। हमने भारत से सीखा। कर्म और धर्म के कर्मयोगी आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, नंदित जी, सकारात्मक सोच और दमदार कार्यशैली का ये सुपरिणाम है कि आज हमारा प्रदेश विकास के आसमान पर सूर्य सा दैनिक। देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस है। हजारों की गिनती में एप्लीकेशन आई हैं। पहला बैच स्टार्ट होने जा रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद आकर इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करके गए हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी खास मिशन के तहत आई है। वो मिशन है कि विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश की एक अपनी भूमिका होगी। यूनिवर्सिटी उसमें अपनी एक अहम भूमिका निभाने के लिए यहाँ पे आई है, और फ्यूचरिस्टिक जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दुनिया में विश्व के 17 हैं क्वालिटी के, उसको मीट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए हैं, और वर्ल्ड क्लास कंपनियाँ लेके आए हैं। आज आप देखेंगे कि आज सबसे बड़ी जहाज़ बनाने वाली कंपनी बोइंग के यहाँ पे अधिकारी बैठे हुए हैं। आज सबसे बड़ी पेमेंट कार्ड चलाने वाली वीज़ा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे है, आप देखेंगे अमेजोन यहाँ पे है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियाँ, जो दिग्गज कंपनियाँ, उनके साथ मिलकर, क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज जो चाहिए, बच्चों को फ्यूचरिस्टिक जो नॉलेज चाहिए, वो देने का काम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का उत्तर प्रदेश कैंपस करेगा। और विशेषता ये होगी कि हर प्रोग्राम में यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पढ़ाई जाएगी। जो बच्चे टेक्निकल कोर्सेज में होंगे उनको टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएगी, और जो बच्चे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे, जैसे लॉ है, मैनेजमेंट है और बाकी के लिबरल आर्ट्स के प्रोग्राम में, वहाँ पे नो कोड AI लेके आ रहे हैं। AI तो सीखना है, लेकिन उसके लिए कोडिंग सीखनी जरूरी नहीं है, आपको एप्लीकेशन सीखनी है। चाहे मीडिया के छात्र होंगे, उनको भी AI के लिए सक्षम करेंगे कि फ्यूचर में जो संभावनाएँ पैदा हो रही हैं, एक तरफ तो एक डर पैदा हो रहा है कि AI आएगा तो नौकरियाँ चली जाएंगी। वो नौकरियाँ तब जाएंगी जब हमारे पास स्किल नहीं होगा। अगर AI को बेहतर ढंग से हम यूज़ कर पाएंगे तो हमारे लिए नए अवसर खुलने जा रहे हैं। और हम उत्तर प्रदेश में सिर्फ एजुकेशन नहीं, उत्तर प्रदेश में कटिंग एज रिसर्च को लेकर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने जा रहे हैं, और आज ही हमें एक राष्ट्रीय लेवल का कैंपस टैंक प्रोग्राम जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की हाजिरी में हमने समर्पित किया है, शुरुआत की है, जिसमें $6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ जो स्टार्टअप होंगे, पूरे देश के युवा को वहाँ पे 10,000 स्टार्टअप को लेने का हमारा मन है कि वहाँ पे जो कम्पीट करेंगे उन पे $6 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ भारत का पहला अपना कैंपस टैंक प्रोग्राम होगा। जैसे US में शार्क टैंक काम कर रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में उसने काम किया है, वैसे ही भारत में विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए कैंपस टैंक की भी अहम भूमिका होगी। तो 2 चीज़ों का उद्घाटन हुआ है, एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नए कैंपस और नव कैंपस का, और दूसरा कैंपस टैंक जो राष्ट्रीय प्रोग्राम है उसका भी उद्घाटन हुआ है। में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।